bachcho, welcome to chemistry class. Today in class 12 we are going to discuss very important chapter, that is surface chemistry. आज हम 12th क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? सरफेस केमिस्ट्री जो है सतह पे होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस। मीन्स सरफेस केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द फिनोमेना दैट occurs at a surface. Means surface chemistry deals with the phenomena that occurs at the surface. अगर सीधे शब्दों में कहें तो सरफेस केमिस्ट्री जो होती है वो सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। हम लोग कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिस सतह पर कोई गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल उसके ऊपर दिखाई देता है तो उस गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल को उस सतह के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर सतह पे कोई गैस प्रदर्शित कर कोई गैस बैठ रही है तो हम लोग जो है उसको कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे ये वाली सॉलिड है, इसमें कोई गैस इकट्ठा हो रही है। हम लोग इन दोनों के बीच में जो गैस उसके ऊपर इकट्ठा हो रही है और जिस पर हो रही है उसके बीच स्लाइस लगा के दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं द सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग अ बल्क फेस बाय ए स्लाइस। मतलब एक बीच में लाइन दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड सतह पर ये गैस मॉलिक्यूल जो है आई हुई है। बहुत से प्रक्रियाएं हैं जो सरफेस सतह पे होती हैं जिसको हम लोग आसानी से नोट कर सकते हैं। जैसे कोरोजन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर एट इंटरफेसेस और सरफेसेस। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं कोरोजन और रस्टिंग। तो आपने रस्टिंग पढ़ा ही होगा, ये 6th-7th का टॉपिक है। मतलब जंग लगना, अगर लोहे की सतह पे जंग लगना जो है एक सरफेस फिनोमेना है। ये भी एक सरफेस फिनोमेना है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए सरफेस फिनोमेना। दूसरा है इलेक्ट्रोड प्रोसेस। सो इन इलेक्ट्रोड प्रोसेस व्हाट विल यू सी इन इलेक्ट्रोड प्रोसेस? इलेक्ट्रोड प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रोड लिंक जाते हैं। एक अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होता है, एक शुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड होता है। क्या है, जब इनका कनेक्शन किसी बैटरी से कर दिया जाता है तो उसमें उपस्थित धातु आयन के रूप में इस सॉल्यूशन में आ जाता है, इस सॉल्यूशन में आ जाता है। और ये आयन उसके बाद इस इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होता जाता है। ऐसे लेयर बाय लेयर ये जमा होता जाता है, ऐसे लेयर बाय लेयर ये जमा होता है। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रोड हमारा मोटा था अब क्या हो गया है, ये पतला हो गया। इलेक्ट्रोड हमारा क्या जाता है, पतला हो जाता है।
और जो हमारा पतला था वो मोटा होगा। कैसे होगा? यहाँ से जो शुद्ध धातु थी इस पर लेप के रूप में इकट्ठी होगी। तो भी क्या है, एक तरीके से सरफेस फेनोमेना था। तीसरा हम लोग देखते हैं हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजेनियस कैटालिसिस हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा है डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सो इन डिसोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से शुद्ध चीनी प्राप्त करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये सरफेस पर ऐसे चीनी के क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए चीनी का क्रिस्टल बना जा रहा है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जाने के, तो ये क्रिस्टल के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये चीज़ें हम जो है देखते हैं इस सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब आगे हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो यहाँ हम दोनों लोग देखते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन में हम लोग देखते हैं कि किसी सॉलिड या लिक्विड की सतह पे मॉलिक्यूल्स का एक्युमुलेशन होता है तथा संचरण होता है। संचरण ऐसा ये मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट इन बल्क। तो हम लोग यहाँ से अगर डिफाइन करें, एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म एज एडजॉर्प्शन। मतलब किसी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज का संचरण मीन्स एक्युमुलेशन क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहलाता है किसी सॉलिड या लिक्विड की सतह पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज का संचरण जो है क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। देखेंगे कि जो पदार्थ एडजॉर्ब हो रहा है उसको क्या कहते हैं, और जिसपे एडजॉर्ब हो रहा है उसको क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक पेपर ले रहा हूँ, एक आपका पेपर है, इसमें हमने क्या किया, चाक पाउडर से लगा, चाक पाउडर से लगा। तो अब इसको क्या, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखने समझने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर स्पीसीज दैट एडजॉर्ब एट द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। मतलब इसमें हम लोग पेपर, देखो एक पेपर हमने लिया है, एक वाइट पेपर लिया है और जिसमें चाक पाउडर हमने डाला है, ये चॉक पाउडर। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कौन सा एडजॉर्बेट है और कौन सा एडजॉर्बेंट है। हमने क्या कहा, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज दैट एडजॉर्ब्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो इसमें एडजॉर्बेट क्या होगा आप बताएंगे, जो सतह पे एडजॉर्ब होता है। इसमें कौन सा एडजॉर्ब हो रहा है, चॉक एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका एडजॉर्बेट। दूसरी बात हम देख रहे हैं, द सरफेस एट विच एडजॉर्ब्स इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। किस सतह पे हो रहा है, एक चाक की सतह या पेपर की सतह पे हो रहा है, तो क्या कहलाएगा पेपर आपका, यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। आई थिंक आप लोगों को एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया। एडजॉर्बेट मीन्स द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब एट द सरफेस, एडजॉर्बेंट द सरफेस ऑन विच एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्स। आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है, मतलब सरफेस पर निर्भर करता है। सरफेस आप लोग जानते होंगे, उसे एक तरीके से हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल से, जिसका जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वो उतना
उतना अच्छा एड्जॉर्बेंट होगा। तो अगर हम लोग सॉलिड ही लेते हैं तो वो भी एड्जॉर्बेंट है, लेकिन अगर सॉलिड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो उससे बेटर एड्जॉर्बेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ सॉलिड लिए जा रहे हैं, वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वो यूज़ किए जा रहे हैं और वो बेटर एड्जॉर्बेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यह हमने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलाइड एंड मेटल इन फाइनली डिवाइड फॉर्म। सो दे आर बेटर एड्जॉर्बेंट। हियर यहाँ पे हम लोग जेल का मतलब ये नहीं कि वो लिक्विड में जो जेल आता है बाल वाल में लगाते हैं उसका मतलब है, ये इसका नाम है। तो ये जेल के रूप में नहीं तो भुरभुरे पदार्थ के रूप में होता है, ये भी वैसे होता है। आप क्ले को जानते ही हो, कोलाइड पार्टिकल्स की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है और मेटल फाइनली डिवाइड, सीधा मेटल नहीं, जो कई पार्टों में तोड़ दिया जाता है तो उसका सरफेस एरिया होता है बढ़ जाता है। तो ये सब जो है बेटर एड्जॉर्बेंट। आज हम एड्जॉर्प्शन के 4 एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो आपको बताया गया है कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सतह पे होता है। पहले एग्जाम्पल को लेते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि O2, H2 और CO2 Cl2 एक गैस कंटेनर में लिया गया है जिसमें एनिमल चारकोल या चारकोल पाउडर पहले से रखा गया है। तो इन गैसों के कारण उस कंटेनर पर कुछ प्रेशर हो, जो ये गैसें डालती हैं, गैसें। अब क्या देखा गया, कुछ समय बाद ये जो प्रेशर इन गैसों द्वारा डाला जा रहा था वो कम हो जाता है। क्यों? ये पाया गया कि ये जो गैसीय मॉलिक्यूल थे ये चारकोल पाउडर पर एडजॉर्ब हो, चारकोल पाउडर पर एडजॉर्ब। जब ये एडजॉर्ब हो जाएंगे तो इन गैसों द्वारा जो प्रेशर डाला जा रहा था वो देखते हैं। When the gas like O2, H2, CO, Cl2 are taken in a closed container containing powdered charcoal, after some time pressure of gas decreases due to adsorption of gas to the powdered charcoal। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो गैसें ली गई हैं एक क्लोज कंटेनर में और जिसमें चारकोल पाउडर रखा था। शुरू में इनके द्वारा अधिक प्रेशर डाला जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो प्रेशर ये डाल रही थी वो कम हो गया। या प्रेशर कम होने का क्या कारण है? तो ये जो गैसें थी ये एनिमल चारकोल पाउडर द्वारा ये क्या कर लेगी, एडजॉर्ब कर ली गई, इसलिए इनका प्रेशर कम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका मैथिलीन ब्लू डाई, ये एक प्रकार का डाई है, किस कलर का है? ब्लू। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब इस मैथिलीन ब्लू डाई के सोल्यूशन को एक एनिमल चारकोल में घोला जाता है, या एनिमल चारकोल लेके उसमें अच्छे तरीके से मतलब सेक कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और फिर एनिमल चारकोल को उसमें से निकाल लिया जाता है। तो जो इसका सोल्यूशन बनता है, जो इसका सोल्यूशन बचता है वो कलरलेस हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो ब्लू डाई था वो चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गया, वो चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गया, इस कारण ये मैथिलीन ब्लू अब क्या हो गया, कलरलेस हो गया। हम लोग देखते हैं when methylene blue dye solution is added to animal charcoal and shaken well, it observed that solution becomes colorless when animal charcoal is taken out from the solution due to adsorption of blue dye on animal charcoal। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं,
जब रॉ शुगर, जिसे हम लोग रॉ शुगर कहते हैं, कच्ची चीनी कहते हैं, इसका सोल्यूशन जो होता है वो कलरफुल होता है, उसमें विभिन्न कलरफुल पिगमेंट उपस्थित होते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको एनिमल चारकोल बीट से पास आउट करते हैं तो ये जो सोल्यूशन होता है ये कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये एनिमल चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। When raw sugar solution is passed through animal charcoal beads, solution becomes colorless due to adsorption of colorful substances on animal charcoal. Last and fourth example, अगर moist air हो और उसके पास अगर हम लोग सिलिका जेल रखें तो सिलिका जेल की एक खासियत होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके चारों ओर उपस्थित जो मॉइस्चर होता है वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ईयर होता है वो ड्राई हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मॉइस्ट ईयर, अब इसको हम लोग सिलिका जेल ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब मॉइस्चर या मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग देखते हैं कि सिलिका और प्लस मॉइस्ट ये हो गया, मतलब सिलिका पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या? एयर। अब इसमें मॉइस्चर नहीं है तो ये क्या हो जाता है? ड्राई एयर हो जाता है। लास्ट टॉपिक है हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मीन्स एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट। एडजॉर्प्शन में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स उसे सतह पे आ रहे थे और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी सतह से निकल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड adsorb substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. So adsorption and desorption are two opposite terms.